Good morning, students. We are in the unit 4. Hope you are all fine. Last class में हमने मोटिवेशन थ्योरी पढ़ा था. मोटिवेशन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था. आज हम मोटिवेशन को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे. आपके सिलेबस में एक और थ्योरी है मोटिवेशन का, दैट इज हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं एक ये चीज बताना चाहती हूँ. ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है. जैसे मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी था, विच वाज वेरी सिंपल, कि एक बॉटम से लेकर टॉप तक हर एक इंडिविजुअल का नीड होता है. उसके अकॉर्डिंग जब एक नीड सेटिस्फाई होता है तभी आप दूसरे नीड पर जाते हैं. ठीक है, एंड दैट नीड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. ठीक है, तो वो थोड़ा इजी कंसेप्ट था. अब ये जो हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए 100% अटेंशन के साथ ध्यान से इस चीज को समझिएगा, धीरे धीरे इस चीज को समझिएगा. ठीक है, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक इकोनॉमिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, डेवलप किया था, हुज नेम इज हर्सबर्ग. ठीक है, वो जो मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी क्रिएट किया था, डेवलप किया था, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है इन द टर्म्स ऑफ जॉब में मोटिवेशन, कैसे कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, उस चीज को एक्सटेंड किया था, उस कंसेप्ट को एक्सटेंड किया था हर्सबर्ग ने विथ हिज टू फैक्टर थ्योरी. ठीक है, उसने क्या किया था, इन द 1950s he conducted a motivational study on about 200 accountants and engineers employed by 11 firms in and around Pittsburgh, USA. पिट्सबर्ग यूएसए के अराउंड में 11 फर्म्स में से 200 अकाउंटेंट्स को उन्होंने एक मोटिवेशनल स्टडी कंडक्ट करवाया, जिसमें उनसे पूछा गया डिफरेंट इंसिडेंट के थ्रू. ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के थ्रू पूछा गया उनसे कि आप बताइए व्हेन दे फेल्ट एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड अबाउट देयर रेस्पेक्टिव जॉब. आप जो काम कर रहे हैं, वो 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर से पूछा गया कि आपको कब एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड आपको फील होता है फॉर योर रेस्पेक्टिव जॉब्स. आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कैसा फील होता है, कब फील होता है, कब एक्सेप्शनली गुड फील होता है और कब एक्सेप्शनली बैड फीलिंग होता है. और जब इन 200 लोगों का रिस्पांस कलेक्ट किया हर्सबर्ग ने, तब उनको एक ऐसा डाटा मिला जिससे पता, और बहुत ऐसा डाटा था जो कि कंसिस्टेंट था. मतलब almost 95% people of these 200 accountants and engineers has similar kind of responses regarding what they feel when they feel exceptionally good and exceptionally bad about their respective jobs. Okay, तो उन्होंने क्या responses दिए, उसका समराइजेशन हर्सबर्ग ने कैसे किया. उन्होंने कहा कि responses are summarized by following 2 categories. 2 कैटेगरीज से responses को समराइज किया हर्सबर्ग ने. पहला कैटेगरी है reported good feelings were generally associated with job experiences and job content. जो गुड फीलिंग्स थे, जो 200 रिस्पोंडेंट्स थे, जो 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स थे, जिनसे डाटा कलेक्ट किया गया थ्रू क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, उन्होंने ये बताया कि हम गुड फीलिंग्स हमारे अंदर एक पर्टिकुलर जॉब करते वक्त जो आता है, दैट इज एसोसिएटेड विद जॉब एक्सपीरियंसेस एंड जॉब कंटेंट. जो जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं और जॉब कंटेंट है, उससे हमें गुड फीलिंग्स मिलते हैं एसोसिएटेड विद द जॉब. और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि उनको बैड फीलिंग ऑन द अदर हैंड कब जनरली एसोसिएट करते हैं, वो एसोसिएटेड विद द सराउंडिंग मतलब पेरिफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब कंटेंट. मतलब जो भी पेरिफिकल एस्पेक्ट्स है, जो भी सराउंडिंग एस्पेक्ट्स है, जो भी एनवायरमेंटल अदर फैक्टर्स है रिलेटेड टू अ जॉब, उनसे उनको एक बैड फीलिंग आती है. ठीक है, सो इस चीज को हर्सबर्ग ने एक थ्योरी में कन्वर्ट किया, एक मोटिवेशनल थ्योरी में कन्वर्ट किया, जिसको हम कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी. उनमें से 2 फैक्टर क्या है, एक को हम कहेंगे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, और दूसरे को कहेंगे हम मोटिवेटर फैक्टर. हाइजीन वर्ड थोड़ा अच्छे से समझिए. हाइजीन मतलब क्लीननेस रिलेटेड हाइजीन यहाँ पर नहीं बताया गया है,
यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है हाइजीन या फिर मेंटेनेंस। एक कार्य को मेंटेन करके रखने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं उसको मेंटेनेंस फैक्टर्स लगते हैं कहते हैं। इसको हम और आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी ये समझना है कि हर्सबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी डेवलप किया, प्रपोज किया, जिसमें दो फैक्टर्स है, दैट इज वन इज मोटिवेटर्स एंड अनदर इज हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स। ठीक है, बेसिकली इसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं, लेकिन आपको मेंटेनेंस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। यहाँ पर होता है एक मोटिवेटर फैक्टर जिसमें आते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। वेराज दूसरा फैक्टर क्या है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में? दैट इज योर हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर, जिसमें आते हैं आपके वर्किंग कंडीशंस, आपके सुपरवाइजर के साथ आपका क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपके पीयर्स के साथ आपका क्या इंटरपर्सनल रिलेशन है, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका क्या इंटरपर्सनल रिलेशन है, आपकी बेसिक सैलरी, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज, रूल्स, वर्किंग कंडीशन, सुपरवाइजर क्वालिटी, these all are come under the hygiene factors or the maintenance factors। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या होता है? मेंटेनेंस फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, एक ऐसा फैक्टर है हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर जो कि एक जॉब को मेंटेन रखने के लिए, एक रीजनेबल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन रखने के लिए अमंग द एम्प्लॉइज जरूरी होता है। ठीक है, देयर एब्सेंस प्रूव टू बी अ स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फायर। इसका बेसिक पॉइंट ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर है तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, उनसे वो मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होता। लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट विल लीड टू अ डिससैटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फायर। अगर हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस है, एक अच्छे पॉलिसीज एंड रूल्स है, लेकिन वो तो है ही, तो इससे आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको एक कांस्टेंट सैलरी मिलती ही है, 30,000 50,000 एक कांस्टेंट सैलरी मिलती ही है, तो इससे आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं है, दैट विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर नहीं मिलता है एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, एक प्रॉपर पॉलिसीज एंड रूल्स, एक प्रॉपर बेसिक सैलरी, एक इक्वालिटी, आपके सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स, इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, this will lead to the dissatisfaction level। ठीक है, their absence proves to be a strong dissatisfier। However, any increase in the presence of these factors above reasonable level will not lead to the extra satisfaction in the employees। For example, आपकी organization में proper working conditions है, for example टॉयलेट्स बहुत क्लीन है, मेंटेन्ड है। अब उस टॉयलेट्स में आपने ऑटोमेटिक वॉश बेसिन्स डाल दिया, आपने ऑटोमेटिक कोमोड्स डाल दिए, आपने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीन डाल दिया। ये सब डालने से आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होगा। एक लेवल तक आपको हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर प्रोवाइड किया गया है, उससे आप सेटिस्फाइड है। अगर वो नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, तो आप डिससैटिस्फाई होंगे। लेकिन टॉयलेट्स में या फिर वर्किंग कंडीशंस में या कुछ जो हाइजीन फैक्टर्स है, नॉट particularly the word hygiene, maintenance factors have, that is salary, your interpersonal relationships with other people in the organization, in सब में अगर absence है then you will be dissatisfied। अगर इसमें कुछ ज्यादा लेवल बन जाता है, इसका रीजनेबल लेवल से कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो आप पर एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसका मेन वो एस्पेक्ट यही है। ठीक है,
The presence of these factors at a satisfactory level presents job dissatisfaction and helps in maintaining status quo, but they do not provide motivation to the employees. इस बात को समझेगा, ये जो हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, ये डिफरेंट बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया गया है. मैंने इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, सिंपल वे में मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, इसीलिए बहुत ही सिंपल वे में इसको समझना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. क्या मतलब है हाइजीन फैक्टर्स का? इसका अगर प्रेजेंस है तो आप पर एक सैटिस्फैक्टरी लेवल होगा, ठीक है. लेकिन अगर ये नहीं है, अगर हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है एक जॉब में, दैट विल गिव्स यू अ डिससैटिस्फैक्शन एंड आपका मोटिवेशन कोई प्रोवाइड नहीं करेगा. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स है, यू आर नॉट मोटिवेटेड विद दैट. अगर टॉयलेट्स अच्छे हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपकी सैलरी ठीक है, सुपरवाइजर क्वालिटी भी ठीक है, पॉलिसीज एंड रूल्स भी है, 9 बजे आना है, 6 बजे चले जाना है, अगर इस टाइप की वर्किंग कंडीशंस है तो आप सेटिस्फाइड है, ठीक है. आप इससे कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. लेकिन अगर ये नहीं है तो आप डिससैटिस्फाइड जरूर होंगे, ठीक है. सो यहाँ क्या कहा गया है? द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स एट सैटिस्फैक्टरी लेवल प्रिवेंट्स जॉब डिससैटिस्फैक्शन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेटस क्यू. स्टेटस क्यू मतलब आपका जो स्टेटस है, जो आप जिस लेवल पर है, जिस सेटिस्फैक्शन पर है, वो मेंटेन रहता है. अगर ये है तो आप डिससैटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं है तो आप डिससैटिस्फैक्शन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है. But they do not provide motivation to employees. अगर ये सब है तो इससे आप कोई मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है. The presence of hygiene factors may not result in higher satisfaction, higher motivation or higher productivity. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये जो मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर्स है, जैसे प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद योर पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, पॉलिसीज, रूल्स, बेसिक वेज, सैलरी, ये सारे जो हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर्स अगर प्रेवलेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे आपको कोई हायर सेटिस्फैक्शन या हायर मोटिवेशन या हायर प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता है, ठीक है. सो दैट इज द हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी रिगार्डिंग हाइजीन फैक्टर्स. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज मोटिवेटर फैक्टर्स. Job context factors are intrinsic to the job, that is, these are not integral parts of the job rather than related to the conditions under which a job is performed. अब हाइजीन फैक्टर्स को ही थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स जो है वो एक्सट्रिंसिक टू द जॉब है, मतलब वो जॉब से अलग है, आउटसाइडर है टू द जॉब, वो जॉब के अंदर नहीं है, मतलब दैट इज separable, ठीक है. हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर्स आर सेपरेबल विद द जॉब, ठीक है. अब जो काम कर रहे हैं उससे हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर डिफरेंट है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर्स, ठीक है. एंड these are not integral part of the job rather than related to the conditions under which a job is performed. ये कंडीशन रिलेटेड है कि जिससे जॉब को करने में हेल्प होता है या उसके वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन रखता है, ठीक है. These factors produce no growth but prevent damage to efficiency, hence called as foundation of the building. मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर को फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि इससे कोई ग्रोथ तो नहीं होता है, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन एफिशिएंसी खराब होने को प्रिवेंट करता है, ठीक है. अगर एक अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं है, टेक्निकल सुपरविजन नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं है, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा काम करने में. दैट विल प्रिवेंट द डैमेज टू एफिशिएंसी, बट ये होने से आपका कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है. नाउ वी विल कम टू द मोटिवेशनल फैक्टर्स. मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग एम्प्लॉयज फॉर हायर परफॉर्मेंस. स्टिम्युलेटिंग एम्प्लॉयज मतलब जिसमें जिज्ञासा ला सके, जिससे उनको कोई कार्य करने में मदद मिले, ठीक है. मोटिवेशन होता ही क्या है कि स्टिम्युलेशन विद इन वन सेल्फ को जगाता है, ठीक है. सो मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है? दोस फैक्टर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग
employees for higher performance. The motivators were opportunities to become more expert and to handle more demanding assignments, leading to higher productivity, morale and job satisfaction. अगर एक मोटिवेशनल फैक्टर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपको कोई अचीवमेंट मिल रहा है या फिर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं या फिर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दिया जा रहा है, that will motivate you, that will make you different from the other peers, other employees of the organization, and that will lead to the higher productivity, higher morale and higher satisfaction, job satisfaction of that particular person. ठीक है, so motivational factors क्या करता है, it leads to higher productivity, morale and job satisfaction, whereas hygiene factors does not leads to higher productivity, morale and job satisfaction. Absence of motivational factors may not lead to strong dissatisfaction, instead they have no motivation, no satisfaction. अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं है, मतलब आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, आपको करियर एडवांसमेंट नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको नहीं दिया जा रहा है, तो ये अगर ये सब है तो इट विल नॉट लीड टू स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन, लेकिन आपके पास नो सैटिस्फैक्शन होगा. अब आप ये बोलेंगे कि डिससैटिस्फैक्शन एंड नॉट सैटिस्फैक्शन इज सेम थिंग. वो इंग्लिश लैंग्वेज में सेम है, लेकिन व्हेन यू आर स्टडीइंग हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, यू शुड बी very quick and very I'm not getting the word, very apt, very appropriate towards the usage of words when you are using the for motivational factor and hygiene factor. मतलब जब आप मोटिवेशनल फैक्टर यूज कर रहे हैं तो इसमें ये लिखना बहुत जरूरी है कि इसके एब्सेंस में आपको स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन you will have no satisfaction, that is no motivation. Okay, so appropriate usage of words is necessary when you are writing Herzberg two factor theory. ठीक है, these are job content factors and intrinsic to job itself. ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है, ये जॉब कंटेंट फैक्टर है, और हाइजीन फैक्टर क्या थे, जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर है. मोटिवेशनल फैक्टर जॉब कंटेंट फैक्टर क्यों है? कंटेंट इन द सेंस इट इज inseparable with the job. अगर अचीवमेंट हो रहा है, आपको कोई अचीवमेंट मिल रहा है, then that is related to you, that is related to your job, so that is inseparable. ठीक है, whereas अगर हम कोई हाइजीन फैक्टर को उठाए जैसे वर्किंग कंडीशन, तो वर्किंग कंडीशन एंड जॉब इज टू डिफरेंट थिंग्स, जिससे आपके उससे कोई that is not एक साथ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, that is separable. ठीक है, वो अलग किया जा सकता है. लेकिन जो मोटिवेशनल फैक्टर है, जैसे अचीवमेंट हो गया, एडवांसमेंट हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके सीनियर आपको दे रहे हैं, तो दैट इज विद इन योरसेल्फ, राइट, दैट इज इनसेपरेबल, दैट इज रिलेटेड टू योर जॉब, दैट इज रिलेटेड टू यू एज अ पर्सन, so that is inseparable, that is job content factors, and that is called intrinsic to job itself. These are real motivators or job satisfiers. These are the bricks of the building. Maintenance and hygiene factor क्या है? वो foundation of the building है, and motivational factors are the bricks of the building because these are the real motivators or job satisfiers. अब इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है जो कि आप लिख लीजिए कि जो हर्ट्जबर्ग है, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर है वो है जॉब कंटेक्स्ट फैक्टर, मतलब दीज आर इंट्रिंसिक टू जॉब. अगर किसी लेवल जो ऑलरेडी इंसान सेटिस्फाइड है टू दीज काइंड ऑफ हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, उससे ज्यादा अगर उसको उसके वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस ला दिया जा रहा है या फिर मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर में चेंजेस लाया जा रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उनका एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा. तो इसीलिए जो मैनेजर है उनको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं खर्च करना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग द मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर अप टू अ सर्टेन लेवल. एक सर्टेन सेटिस्फैक्शन लेवल आने के बाद उनको ज्यादा खर्च मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर पे नहीं करना चाहिए. रादर देन दे शुड इन्वेस्ट more
फॉर द मोटिवेशनल फैक्टर, उनको मोटिवेशनल फैक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द हायर सेटिस्फैक्शन and thus leading to higher motivation, higher productivity and increase in high morale. So इसका conclusion ये है कि motivational factor पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. Is that clear? This is Herzberg two-factor theory. Come to the another topic. इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, सिलेबस आपको बहुत कम टाइम है, इसलिए हमें जल्दी कवर करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको धीरे पढ़ाया है. अब ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये और इंट्रिंसिक सिस्टम, अभी आगे जो भी टॉपिक्स है दैट इज वेरी कॉमन और आप हमेशा पढ़ चुके हैं, ठीक है. 11th 12th में भी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज वेरी जनरल. सो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है. रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? ये एक मेथड है फॉर मोटिवेशन को और अच्छी तरह एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए वी गिव देम रिवॉर्ड्स, ठीक है. Rewards are the method of motivation that involves a thing to be given in recognition or appreciation of services delivered. Reward system being uniformity and constant motivation and fulfillment among workers. Reward system क्या है? Uniformity है, constant motivation दिया जाता है to the fulfillment among the workers. They include programs set up by company to reward extraordinary performance and motivate employees to continue the same. इससे क्या है कि आप एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड सिस्टम देते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है. रिवॉर्ड सिस्टम कैन बी बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ अदर इंट्रिंसिक अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड ऑल, ठीक है, जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है. रिवॉर्ड सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. किस वजह से रिवॉर्ड सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है? सबसे पहले जॉब एफर्ट एंड परफॉर्मेंस. जॉब एम्प्लॉइज एफर्ट एंड परफॉर्मेंस वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज व्हेन दे फील दैट रिवॉर्ड्स वर कंटिजेंट अपॉन गुड परफॉर्मेंस. जैसे स्कूल में अगर आप फर्स्ट आ रहे थे तो आपको प्राइज मिलता था एनुअल फंक्शन में, तो दैट इज योर रिवॉर्ड, ओके. टू बी कॉल्ड इन द एनुअल फंक्शन, द स्टेज among so many chief guests and the students and their parents. So आपके लिए वो रिवॉर्ड था, ठीक है, कि आपने जो अच्छा जॉब परफॉर्म, आपने अच्छा एकेडमिक्स परफॉर्म किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है. सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब एफर्ट एंड परफॉर्मेंस को देखकर उसको एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज व्हेन दे फील दैट रिवॉर्ड्स वर कंटिजेंट अपॉन गुड परफॉर्मेंस. मतलब रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द गुड परफॉर्मेंस. अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन. नेक्स्ट इज अटेंडेंस एंड रिटेंशन. अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा अटेंडेंस हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करें, तो उनके जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिवॉर्डेड. सो दिस इज अनदर reason for the reward system in the organization. Next is employee commitment to the organization. Reward systems influence employee commitment to the organization. अगर एक अच्छा proper reward system है, obviously you will be committed to a organization. मतलब अगर मैंने कोई अच्छा productivity किया है, मैंने कोई organization का deal crack करने में help किया है, मैंने बहुत efficiently work किया है और मुझे reward नहीं दिया जा रहा है in terms of monetary और non monetary, तो मैं कमिटेड नहीं होंगी. मैं नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई टास्क आएगा, ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क आएगा, तो मैं सोचूंगी कि व्हाई शुड आई पुट माय एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है. आई एम लाइक सेम पीपल अदर जिनको ये चैलेंजेस नहीं मिल रहा है, उन्हीं की लेवल पर ही मैं हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ. सो रिवॉर्ड सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर एम्प्लॉय कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, makes a reward system successful. Successful कैसे हो सकता है? जब आप recognition praise दिया जाता है, या फिर rewarding large और small wins. आप छोटा as a employee आप छोटा challenging task complete कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा project complete कर रहे हैं, हर चीज में आपको recognition मिल रहा है, आपको praise मिल रहा है. So that depends, that makes your reward system successful. Another thing is equity. That is very important and we will discuss this in the next topic, that is equity theory. Equity क्या होता है कि आप को equal लग रहा है, जैसे मुझको एक टास्क दिया गया है और बी को भी सेम टास्क दिया गया है, लेकिन बी को रिवॉर्ड सिस्टम दिया गया, मुझको नहीं दिया गया. That will not make the reward system of the organization successful.
एक रिवॉर्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब देयर विल बी इक्वलिटी अमंग ऑल द एम्प्लॉइज, आपका मेजरमेंट बहुत सही हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप मेजर कर पा रहे हैं कि किसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कौन कितने अच्छे से काम कर पा रहा है, that makes a reward system successful. Next is timeliness. Timeliness मतलब जैसे अगर मैंने at the end of January कोई मैंने टास्क अकम्प्लिश किया है, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क कोई अकम्प्लिश किया है और मुझे जाकर मिल रहा है 2 साल बाद रिवॉर्ड, दैट विल नॉट द गुड सक्सेसफुल रिवॉर्ड सिस्टम, क्योंकि टाइमलीनेस होना चाहिए, मतलब जिस टाइम किया है उसी के विद इन 2-3 मंथ्स में मुझे रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए, दैट मेक्स अ गुड सक्सेसफुल रिवॉर्ड सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज कल्चरल अलाइनमेंट. एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम वही होता है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में फिट हो सके, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि वी विल गिव मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है. तो उस बेसिस पर आपका रिवॉर्ड सिस्टम स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, so that will make and reward system successful. Next is measurability and benchmarking. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी measurability and benchmarking मतलब कौन कितना आप कितने ज्यादा अच्छा काम करेंगे या कौन सा काम करेंगे जिससे आपको इतना रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा या क्या रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा. This kind of measurability and benchmarking should be prevalent in the organization so as to make the reward system more successful. Okay. Now let's come to the types of reward system. There are 2 types of reward system, that is extrinsic reward systems and intrinsic reward system. Extrinsic reward system क्या होता है? Extrinsic reward systems are external to work itself, that is they are administered externally by someone else, usually management. Examples of extrinsic awards includes wages, salary, fringe benefits, promotions and recognition and praise from others. Extrinsic rewards क्या है? जो कि work external to work है, that is they are administered by the external, that is by management, और मैनेजमेंट आपके जॉब परफॉर्मेंस को, आपके वर्क को देखकर आपको एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स देते हैं, दैट इज योर वेज, योर सैलरी, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मेडिकल बेनिफिट्स दे दिया या फिर आपको कोई ट्रिप दे दिया, आप 3 डेज के लिए आप घूम कर आ जाइए कहीं से भी, उसका सारे एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे. इस टाइम के फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ प्रमोशन दे दिया, रिकॉग्नाइजेशन दे दिया, प्रेज कर दिया उनको सबके सामने, उनका नाम नोटिस बोर्ड में डाल दिया. सो दिस काइंड ऑफ एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स आर गिवन टू द एम्प्लॉइज फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क. नेक्स्ट काइंड ऑफ इज इंट्रिंसिक वर्ड. इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक जैसे नाम में ही आपको समझ में आ रहा है. एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल टू वर्क, intrinsic which is internal to work, that is related to your job performance, directly to the performing the job. They are often described as self-administered rewards because engaging in the task itself leads to their receipt. आप उस काम को कर रहे हैं, उसी से आपको वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक चैलेंजिंग टास्क किया, उससे आपको पता चला कि वाओ आई एम डूइंग दिस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है. सो अगर आपको कॉमर्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दे रहे हैं और आपको एक काम करने के लिए दे रहे हैं कि आप ये सेमिनार कंडक्ट कीजिए और आपने उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया, that is your intrinsic rewards because you as a person will feel that yes, as a first year student I have accomplished a task and that is so much challenging क्योंकि एक सेमिनार कंडक्ट करना is also a challenging काम, ठीक है. सो आपके पास एक ऑटोनॉमी आया, आपके पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, तो आप वो काम करते करते ही आप में एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है. सो दैट इज योर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, ठीक है. नेक्स्ट कम टू द इंसेंटिव्स. नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स क्या है? ये एक स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है या फिर इंड्यूसमेंट कहा जा सकता है which arouses or stimulates one action in a desired direction. मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे एज अ पर्सन आई वांट टू गेट इंसेंटिव्स इन ऑर्डर इंसेंटिव्स सो दैट आई कैन मेक माय वर्क मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. मैं
एज अ पर्सन मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं बेटर परफॉर्मेंस दूं ताकि आई कैन अचीव दीज इंसेंटिव्स, ठीक है। सो इट इज अ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस और an inducement which rouses or stimulates one to action in a desired direction. It is also called as a stimulus for better performance. Incentives has a motivation power that takes the form of rewards after track completion and is given in addition to salary and compensations. Incentives वो कंपोनेंट होता है जो सैलरी और कंपनसेशन से ओवर एंड अबव किया जाता है. This is also of two types, financial and non-financial. Financial or pecuniary incentives are those incentives which are related in the monetary terms, ठीक है. और non-financial जिसमें monetary terms उतना नहीं किया जाता है, ठीक है. Incentives aims to provide additional remuneration or benefit to an employee for extra efforts and recognition of achievement or better work. ये something extra है over and above your remuneration, ठीक है. Financial incentives क्या है? जैसे कि मैंने बताया, these are the incentives which satisfy the employees by providing them rewards in terms of flow of money from the organization to its staff. Monetary rewards highly increase morale as the value of job rises in perception to the employees. Financial incentives क्या होता है? वो ऐसा incentives होता है in terms of rewards दिया जाता है, in terms of money दिया जाता है by the organization to the staff in terms of monetary, मतलब पैसों के पैसों के in the form of money, ठीक है, करेंसी उससे दिया जाता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है. दिस इज द एडेड वैल्यू इज व्हाट मोटिवेट एम्प्लॉइज. मतलब आपका अगर फॉर एग्जांपल 40,000 पर मंथ सैलरी है और आपको बोनस दिया जा रहा है से फॉर 5,000, दैट इज योर एड ऑन मनी, राइट. मनी आपके 40,000 plus 5,000, that is you are getting 45,000 at the end of the month. So that is an increased value, added value that motivates an employee to increase their efficiency, their productivity, their morale, etc. One of the basic difference between financial incentives and non-financial incentives is that financial incentives are tangible, क्योंकि आप money form में ले रहे हैं, that is visible and measurable. So financial incentives are tangible. Money also helpful to not only satisfy psychological needs but also security and social needs. Money के कितने use है वो तो आप सबको पता ही है, उसको explain करने की मुझे जरूरत नहीं है. So financial incentives के types क्या क्या है? सबसे पहले pay and allowances. Pay and allowances मतलब for example आपका जो last example ही दे रही थी आपका, sorry, फॉर एग्जाम्पल आपके सैलरी है पर मंथ 40,000, ठीक है, पर मंथ, और आपका फ्रॉम दिस अकाउंटिंग ईयर 10% इंक्रीज हो जा रहा है आपके पे हाइक में, ठीक है. पे में हाइक्स या इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज 10% एवरी मंथ, ठीक है. तो मतलब आपका पहले 40,000 था पर मंथ, अब वो हो गया 44,000. That is 4 months increment, 4,000 rupees increment per month, ठीक है. So this is one of the financial incentives. Next is productivity linked wage incentives. Productivity linked wage incentives क्या होता है? जैसे कि मैं समझा के ही बता रही हूँ, फिर भी मैं लिख रही हूँ, आप सुन के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल एक लेबर को ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स बेसिकली फॉर द फैक्ट्री होता है, फॉर द लेबरर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेबर को मैं 4 आवर्स काम करने के लिए मैं ₹2,000 देती थी, ठीक है, देती हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि एडिशनली 1 एक्स्ट्रा आवर करने से आपको 700 मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. मतलब आप जितने घंटे ज्यादा काम करेंगे उसके हिसाब से आपको मनी मिलेगा, आपको अमाउंट मिलेगा. एक फिक्स्ड काम आपको करना ही है, 4 घंटे का काम आपको करना ही है, तभी जाकर आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है. आपने 4 घंटे से काम कम किया तो आपको 2,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा घंटे एक एक्स्ट्रा आवर आपने काम किया तो आपको यहाँ पर 700 मिल रहा है. वैसे ही ये आवर्स के टर्म्स में है, वैसे ही मंथ्स के टर्म में भी होता है, ठीक है. कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने मंथ्स और डेज के 7 डेज आप कर रहे काम,
तो आपको मैं 5000 रुपीज दूंगी, ठीक है। और अगर आपने 8th डे भी आपने काम कर लिया तो मैं आपको एडिशनल 500 रुपीज दूंगी। सो दैट इज योर एक्स्ट्रा, दैट इज फॉर प्रोडक्टिविटी। आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डेज मंथ, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो हर पर यूनिट के लिए मैं आपको 2 रुपीज दूंगी, 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और मैक्सिमम आपको 100 यूनिट्स तो करने ही है, ठीक है। लेकिन 100 यूनिट्स के ऊपर, अबव एंड दैट 100 यूनिट्स अगर आपने प्रोडक्शन किया इन अ डे, देन आई विल गिव यू ₹3 पर यूनिट, ठीक है। तो दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज योर बोनस। बोनस मतलब जैसे दिवाली बोनस हो गया, फेस्टिवल बोनस हो गया, और एंड अबव योर सैलरी। नेक्स्ट इज prerequisites, that is fringe benefits, that is car allowances, medical aid, education to children, etc. इसको थोड़ा समझेंगे। प्रीरिक्विसाइट्स क्या होता है? जैसे आपकी सैलरी तो 40,000 है ही, ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल में था। अब अगर आप कार से आ रहे हैं या फिर आप मेट्रो ले रहे हैं, तो इससे आपका क्या हो रहा है, एक खर्चा जा रहा है। फॉर एग्जांपल महीने में आपको 6-7 हजार जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिए जाते हैं, दैट इज 5,000 रुपीज। तो आपको 40 + 5 दैट इज 45,000 आपको मिल रहा है इन हैंड, ठीक है। सिमिलरली आपको मेडिकल एड दिया जाता है प्रीरिक्विसाइट्स फ्रिंज बेनिफिट्स में, दैट इज अगर पूरे साल में आपको और आपके परिवार में जो आपके डिपेंडेंट्स है उनको कुछ होता है, तो अप टू 10,000 रुपीज वी विल रिम्बर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे प्रोविडेंट फंड्स हो गए, पेंशन हो गए। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसे एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयज भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड एंड ऑफ द 60 इयर्स ऑफ द रिटायरमेंट एज वो अमाउंट, लमसम अमाउंट आपको दिया जाता है। These kind of pension, PF, these kind of facilities are provided, that is financial incentives. Next kind is stock option और profit sharing। मतलब अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन अ पर्टिकुलर ईयर, ये मेरा कंपनी का प्रोविजन है, देन आई विल गिव 1% profit to 0.1% profit to the employee, that is also amounted to 1 lakh rupees, 1,10,000 rupees, जो भी कैलकुलेशन है उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। सो एक प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन भी अनदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जहां एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं। अब शेयर्स एट अ चीपर रेट, मतलब अगर मार्केट प्राइस ₹10 है तो एम्प्लॉइज को एट ₹4 प्रोवाइड किया जा रहा है पर शेयर, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। Now let's come to the non-financial incentives. Non-financial incentives जहां पर much financial commitments नहीं होता है on the part of organization. They do not add money income to those who receive them, but they are intangible in nature. Intangible क्योंकि वो visible नहीं है और measurable नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी। आप सिक्योर्ड है कि यस आपका जॉब परमानेंट है, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत गलत काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाता है एज सच। सो दैट ब्रिंग्स अ मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड जॉब एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी डेजिग्नेशन, ये सब इंक्रीज हो रहा है, कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेटिंग फैक्टर, दैट इज ऑल्सो एन इंसेंटिव, ठीक है। आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। अनदर इज रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप अगर कोई चैलेंजिंग वर्क कर रहे हैं उसको प्रेज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेइंग बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ इन द नोटिस बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट मतलब आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आपने कोई अच्छा काम किया है, आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, आपको एडवांसमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है, एंड दैट इज आल्सो अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स।
अनदर इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कमिटी के मेंबर बना दिए जा रहे हैं या फिर उसके लीडर बना दिया जा रहा है, तो दैट आल्सो लीड्स टू द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जैसे मैनेजमेंट कमेटी हो गया, लाइब्रेरी कमेटी हो गया, वर्क कमेटी हो गया, वहां पर एक पर्टिकुलर कमेटी क्रिएट कर दिया जा रहा है जहां पर आप पूरा डिसीजन मेकर है, so that is also an incentive that also gives you a motivation that yes, I have some responsibility, yes, I can also do something, so that will also lead to the motivation, and this kind of component is known as non-financial incentive. ठीक है, आप सभी का एक क्वेश्चन होगा कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव में क्या डिफरेंस होगा। सो बिफोर दैट आई हैव रिटन दैट। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये है कि टाइमलाइन में डिफरेंस होता है। सबसे पहले कि इंसेंटिव्स, कंपनीज ऑफर इंसेंटिव्स बिफोर वर्क स्टार्ट्स एंड ऑफर एंड्स एंड ऑफर रिवॉर्ड्स आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब आपको ट्रैवल अलाउंसेस, कार अलाउंसेस, ये सब इंसेंटिव्स जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो आपके काम शुरू होने से पहले दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड्स जो है वो काम कंप्लीट होने के बाद ही दिया जाता है। जब आपने कोई अच्छा चैलेंजिंग काम किया है, कोई टास्क अकम्प्लिश किया है, कोई इम्पॉसिबल टास्क अकम्प्लिश किया है, देन यू गेट रिवॉर्डेड। ठीक है, और भी डिफरेंसेस है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये भी एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है। आज का क्लास थोड़ा डिफिकल्ट ही है क्योंकि सारे आज के टॉपिक्स थोड़े न्यू है आपके लिए, थोड़े डिफरेंट है आपके लिए, तो इस चीज को भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसमें भी थोड़ा टाइम देंगे। इस चीज को समझ लेने से आपके आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे जो भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? इक्विटी जैसे आपको समझ में ही आ रहा है, इक्विटी मतलब इक्वालिटी। ठीक है, मतलब आप दूसरों से इक्वल समझ रहे हैं अपने आप को, आपको एक परसेप्शन हो रहा है कि यस आई एम इक्वल विथ अदर्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटिंग एज अ इक्वल पर्सन। ठीक है, सो दैट इज एन इक्विटी थ्योरी। ये जो इक्विटी थ्योरी है, दिस इज प्रपोज्ड बाय जॉन स्टैनसे एडम्स। ठीक है, यूजुअली एम्प्लॉयज की क्या टेंडेंसी होती है टू कंपेयर देयर जॉब इनपुट्स विथ जॉब आउटपुट्स रिलेटिव टू अदर्स। वो उनकी क्या इनपुट है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको और ऑर्गेनाइजेशन उनको किस इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन और सैलरी क्या ऑर्गेनाइजेशन उनको आउटपुट दे रही है, उस चीज को कंपेयर करते हैं विद अदर एम्प्लॉयज की उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के इनपुट्स क्या है और ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या आउटपुट दे रहे हैं, उस चीज को कंपेयर करते हैं। एंड व्हेन देयर इज अ सिमिलैरिटी देन इट इज अ इक्विटी थ्योरी, दैट इज इक्विटी, इक्वालिटी है। और अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो दैट गिव्स द टेंशन, डिससैटिस्फैक्शन, एंड दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इक्विटी थ्योरी। बिफोर दैट आपको ये समझना है कि इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस और इक्विटी। ठीक है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, बैलेंस और इक्विटी का प्रिंसिपल है। एज पर दिस थ्योरी एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन लेवल इज कोरिलेटेड टू हिज और हर परसेप्शन ऑफ इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस प्रैक्टिस बाय द मैनेजमेंट। एक इंडिविजुअल तभी मोटिवेट होता है जब उसको लगता है कि यस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फेयर जस्टिस ट्रीटमेंट कर रही है विद ऑल द एम्प्लॉइज। और वो चीज उनको कैसे पता चलेगा? थ्रू द इक्विटी थ्योरी। ठीक है, द रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ फेयरनेस टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड द मोटिवेशनल लेवल। जितना एम्प्लॉय समझेगा, सोचेगा कि यस द ऑर्गेनाइजेशन इज फेयर, द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन जस्टिस टू द ऑल द एम्प्लॉयज, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ इक्वालिटी बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल इट्स एम्प्लॉयज, उतना ही एक एम्प्लॉय motivate होगा for his or her work. ठीक है, similarly whether the perception of equity is low, employee morale also goes down. अगर perception कम है मतलब equity is low, मतलब उसको as an individual, as an employee ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ unfair treatment किया जा रहा है, injustice हो रहा है मेरे साथ, equality नहीं है organization में, then that will lead to a low morale of the individual. ठीक है,
So what are the factors of equity theory? ठीक है, basically it is known as psychological calculation. ठीक है, आप साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं कि किसका कितना क्या इनपुट है, किसका क्या आउटपुट है, देन उसको कंपेयर कर रहे हैं विथ योर इनपुट एंड आउटपुट. सो दैट इज द साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन इन द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो अब इनपुट्स क्या क्या है? इनपुट्स को हम ऐसे समझेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. एज अ इंडिविजुअल, एज अ एम्प्लॉय ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. अब जॉब इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? मेरा एक्सपीरियंस, एफर्ट, नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है और सामने वाला जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ उसका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है. तो उस इनपुट आउटपुट को हमें मेजर करना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस देखकर हम कंपेयर कर रहे हैं कि इक्वालिटी आ रहा है कि नहीं, एफर्ट देखकर कर रहे हैं, नॉलेज देखकर कर रहे हैं, स्किल्स देखकर कर रहे हैं. व्हाट आवर इनपुट्स आर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट कम्स फैक्टर ऑफ इक्विटी थ्योरी इज आउटकम इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन. ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या दे रही है इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन. हमें कितना सैलरी दे रही है, हमें इतने चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, प्रॉफिट, बोनसेस क्या हमें दे रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन वी कंसिडर देम एज एन आउटकम. नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट रेशियो. इसका नेक्स्ट फैक्टर है इनपुट आउटपुट रेशियो. हम आउटपुट और इनपुट को हम कंपेयर करते हैं एंड वी कम इनटू एन रेशियो. नेक्स्ट इज ए एंड बी. ए क्या है? बीइंग द एम्प्लॉय एंड बी बीइंग द पीयर्स ऑफ इक्वल कैरेक्टर. ए मतलब मैं खुद को कंपेयर कर रही हूँ और बी मैं जिससे कंपेयर कर रही हूँ, दैट विल कंसिडर एज बी. ठीक है, अब इस चीज को ए बी में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इक्विटी थ्योरी के 3 परसेप्शंस होते हैं. रेशियो कंपैरिजन हम करते हैं आउटपुट बाय इनपुट हमारा इनटू ए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटपुट है टुवर्ड्स अस. ठीक है, बाय आवर इनपुट. ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, हमारा स्किल्स क्या है, और आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स मी. अगर मैं खुद से कंपेयर कर रही हूँ मेरे पीयर्स को, ठीक है, इनटू ए मतलब मैं खुद से कंपेयर कर रही हूँ और इसको मैं देखूंगी कि ये ज्यादा है या कम है किसके आउटपुट ऑफ जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ उसके आउटपुट से डिवाइड बाय द इनपुट ऑफ दैट पर्सन. मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या नॉलेज है, उससे मैं कंपेयर करूंगी एंड बी इज दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, सो आउटपुट ऑफ ए बाय इनपुट ऑफ ए दैट इज मी. ठीक है, उसको मैं कंपेयर करूंगी किससे? आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिसको मैं कंपेयर कर रही हूँ विद द इनपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. आउटपुट इनपुट क्या है? आउटपुट उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन क्या कंपनसेशन दे रही है, क्या सैलरी दे रही है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, इसको इन टर्म्स हम मेजर करेंगे. और इनपुट क्या है? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या स्किल्स है, इनको मेजर करेंगे. ठीक है, सो दीज आर कम्स अंडर 3 सिचुएशंस. इस सिचुएशंस को पढ़ने से पहले वी विल गेट टू द assumptions of equity theory. Assumptions क्या है? The theory demonstrates that the individuals are concerned both with their own rewards and also with others' rewards get in their comparison. जो हर एक इंसान कंपेयर हर एक इंसान से करता है, which is for me as a person is very wrong. ठीक है, ऐसे कंपेरिजन नहीं करने चाहिए, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी कंपेयर विद अदर्स कि उनको कितना इंसेंटिव्स मिला है, उनको कितना रिवॉर्ड मिला है, इक्वलिटी है या नहीं. वी कंपेयर ऑलवेज अबाउट दैट. सो assumptions क्या है कि इंडिविजुअल ये करते ही है. नेक्स्ट assumption is employees will expect a fair and equitable return for their contribution to their jobs. हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय ये चाहेंगे कि उनको एक फेयर और इक्विटेबल रिटर्न मिले फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर जॉब्स. Next is employees decide what their equitable return should be after comparing their inputs and outcomes with those of their colleagues. ये इक्विटी थ्योरी जो मैंने अभी पहले स्लाइड में दिखाया था कि कंपैरिजन करने के बाद एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि
उनको कितना इक्विटेबल रिटर्न मिलना चाहिए एज कंपेयर टू द peers or other colleagues of the organization. Another assumption of equity theory is that employees who perceive themselves as being in an inequitable position will attempt to reduce the inequity either by manipulating inputs or outcomes psychologically, by directing altering inputs or outputs, or by quitting the organization. अब जो एम्प्लॉइज को लगेगा कि वो इनइक्विटेबल पोजीशन में है, मतलब उनके साथ इक्वालिटी नहीं किया जा रहा है, वो क्या करेंगे? ईदर दे ट्राई टू रिड्यूस देयर इनपुट्स, मतलब मैनिपुलेट करना चाहेंगे इनपुट्स को, जो नॉलेज स्किल्स है वो जितना दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको चेंज करने की, ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आउटपुट को ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे. These are the assumptions of equity theory. When you have to answer about equity theory in your exam, you have to write these assumptions in the equity theory. ठीक है? अब बेसिकली क्या है, जब आपका इनपुट आउटपुट रेशियो कम है विद द peers into इनपुट आउटपुट रेशियो, आउटपुट इनपुट रेशियो, तब आपका परसेप्शन क्या है कि आप अंडर रिवॉर्डेड है, मतलब आपको कम रिवॉर्ड दिया गया है. दैट विल लीड्स टू इक्विटी टेंशन. ठीक है, कि आपको टेंशन हो रहा है कि मेरे साथ अनइक्वल बिहेवियर किया जा रहा है. जब आउटपुट इनपुट आपका विद अदर पर्सन के साथ आउटपुट इनपुट इक्वल होगा, तब इक्विटी होगी, मतलब इक्वल किया जा रहा है, treatment equal है with all the employees, and that will gives you a sense of equity. ठीक है? Next is the situation where the output input of yours is greater than output input of others. Then comes the situation of over rewarded, and that also gives you a equity tension. मतलब आपको guilt लगता है कि मैं तो कम काम कर रहा हूँ सामने वाले इंसान से, फिर भी मुझे ज्यादा अमाउंट क्यों दिया जा रहा है? So there will be a guilt for that. ठीक है? So these are the three situations of equity theory. Now let's come to the reference comparisons. आप किसके साथ compare करते हैं? The four comparisons an employee can make have been termed as reference according to the Goodman. Goodman ने 4 लोगों के साथ आप compare करते हैं, उसको reference कहा गया है. The reference chosen is a significant variable in equity theory. These references are as follows. सबसे पहले रेफरेंस होते हैं सेल्फ इनसाइट. एन एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पोजीशन इनसाइड हिज प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन. आप डिफरेंट जगह पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपका क्या पोजीशन रहा है, दैट इज योर सेल्फ इनसाइट. नेक्स्ट इज सेल्फ आउटसाइड. एन एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस इन अ सिचुएशन आउटसाइड द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप इस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, करंट ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट में है, और पहले इन्फोसिस में एचआर डिपार्टमेंट में थे, तो उस चीज को आप कंपेयर करते हैं कि अब इसमें इक्विटी है या नहीं. सो दैट इज सेल्फ आउटसाइड. अदर इज अदर इनसाइड. Another employee or group of employees inside the employee's present organization. आप दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते हैं जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है, और अदर आउटसाइड मतलब आप दूसरे एम्प्लॉय ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कंपेयर करते हैं, दैट इज आउटसाइड द एम्प्लॉयज प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? सो दीज 4 आर द रेफरेंस कंपैरिजंस. नाउ नेगेटिव टेंशन स्टेट दैट, नेगेटिव टेंशन मतलब ये वाला टेंशन, इक्विटी टेंशन जो है, इसको नेगेटिव टेंशन कहा जाता है. ठीक है? अब नेगेटिव टेंशन क्या होता है, इसको क्या डिफाइन किया जाता है? एज अ स्टेट वेयर नो इक्विटी इज बीइंग परसीव्ड फ्रॉम द जॉब. आपको इक्विटी नहीं मिल रहा है, जिससे एम्प्लॉय टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम की तरफ एम्प्लॉय जाने की कोशिश करते हैं. इक्विटी इज परसीव्ड व्हेन दिस रेशियो इज इक्वल. इक्विटी तब होता है जब आउटपुट इनपुट रेशियो ऑफ योरसेल्फ इज इक्वल टू द आउटपुट इनपुट रेशियो ऑफ योर कंपैरिजन और द रेफरेंस. ठीक है? तब इक्विटी सिचुएशन आता है. अगर अनइक्वल है तो दैट विल लीड्स टू अनइक्विटी, दैट लीड्स टू इक्विटी टेंशन. अब आपको क्या करना चाहिए? एक्शन. The employees who perceive inequity and are under negative tension change their actions and affect the organization in the following manner. अगर आपको दिख रहा है कि there is a negative tension, मतलब इक्वालिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सबसे पहले अपने इनपुट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो आप दूसरा ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे, या फिर आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है तो आप उतना नॉलेज नहीं यूज करेंगे, आपकी स्किल्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप उतना स्किल्स नहीं यूज करेंगे. सो दैट इज वन ऑफ द एक्शन.
नेक्स्ट इज चेंज द आउटपुट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आप बताएंगे कि हम इतना ही एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी मुझे कम पे मिल रहा है, मुझे कम रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट कंपनसेशन स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं, दूसरे रेफरेंट के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो अपने सिमिलर उसके साथ करना चाहिए, तो आप रेफरेंट को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। या अगर कोई भी काम वर्क नहीं कर रहा है तो यू विल ट्राई टू क्विट द जॉब, आप दूसरा जॉब ढूंढने चाहते हैं। या फिर आप अपने सेल्फ परसेप्शन को चेंज करते हैं कि नो आई एम गेटिंग अ गुड इनफ, मैं शायद गलत इनपुट आउटपुट डाल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है, यू कांट कंपेयर द exact in quantitative terms, this is a qualitative theory, so you are doing a psychological calculation, तो आप अपने perception को change करने की कोशिश करेंगे या फिर आप दूसरे के perception को change करने की कोशिश करेंगे, जैसे X job is not as desirable as I earlier thought it was, मतलब कि ये जो HR वाला जॉब है वो इतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रहा था पहले, तो आप अपने परसेप्शन या दूसरों के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एक्शंस ऑफ इक्विटी थ्योरी। Now we will do these topics in the next class.